गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में जो स्टैटिक चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो आज का जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए बेटा, अब जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे वो इसी टॉपिक पर बेस्ट चलेंगे। मींस जब तक आपको पार्ट वाइज चेंज नहीं किया जाए वहां तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रहेंगे। पहले वाले जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उसमें चार्ज को किस फॉर्म में रखा हुआ था? स्टैटिक फॉर्मेट में रखा हुआ था। तो यहां पर दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस में चार्ज एट द रेस्ट, और जो चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है उसे स्टैटिक कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, देखिए, चार्ज एट द रेस्ट कंडीशन मींस स्टैटिक कंडीशन। क्लियर? तो दैट इज ब्रांच इज नॉन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले जो डिस्कशन हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लेवल E और V, वो टोटली रिलेटेड था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक, अब यहां पर जो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है उसमें आपने चार्ज को किस कंडीशन में लाया? मोशन कंडीशन में लिया। मीन नाउ चार्ज इज मूविंग विद सम स्पीड। यहां पे उसकी स्पीड को क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। ठीक, लीजिए, when a charge moving with constant speed, so that is the condition of flow of charge. ठीक है, now it is denoted flow of charge. It is correlated with flow of charge. Clear? और 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है I is equal to Q upon T। सपोज यहां पर कोई कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर में T सेकेंड के अंदर कैपिटल Q कूलम चार्ज फ्लो होता है। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो केवल इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर है। उसमें मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दूंगा अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना में आपको चार्ज कैपिटल Q को फ्लो करवाना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? सपोज स्मॉल t सेकेंड टाइम पीरियड में अगर कैपिटल Q कूलम चार्ज उस पर्टिकुलर कंडक्टर से फ्लो आउट होता है तो व्हाट इज द रेट? जहां भी रेट का क्वेश्चन आ जाता है तो या तो वो किसी एस्पेक्ट के रेफरेंस में निकाला जाता है, जस्ट लाइक इज टाइम, जस्ट लाइक इज रुपीज। क्लियर? तो यहां पर टाइम के रेफरेंस में निकाला जा रहा है। तो t सेकेंड में इस पर्टिकुलर कंडक्टर से अगर कैपिटल Q कूलम चार्ज फ्लो होता है तो विद इन 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम आप कैलकुलेट कीजिए बेटा कूलम अपॉन सेकेंड, एंड दैट इज कूलम अपॉन सेकेंड, इट्स इज कॉल्ड एज एम्पियर। क्लियर? इसका मतलब जो I का फॉर्मूला आपके पास आया है वो हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इट इज अबाउट इन एम्पियर ऑर्डर। क्लियर? अब यहां पे बात करते हैं कि व्हाट इज द एम्पियर। एम्पियर क्या है? एम्पियर एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के होनर के केस में करंट की यूनिट को डिनोट किया गया था। एक साइंटिस्ट था एम्पियर नाम का, उसने पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रिक वायर में सेम करंट फ्लो करवाने पर उन दोनों इलेक्ट्रिक वायर के मध्य या उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स just like F is equal to magnetic force just like mu is equal to m into divide by 1 upon r square, mu naught upon 4 pi m into r square। तो इसको कैलकुलेट करवाया था। तो यहाँ पर जो 11th क्लास के अंदर आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन को डिनोट किया था। 1 एम्पियर, वो 1 एम्पियर जो डेफिनेशन थी, इंटरनेशनल डेफिनेशन, उसका जो मीनिंग था वो क्या था कि व्हेनेवर
two parallel conductor wire have flow of same current, then direction of flow of current is denoted 2 into 10 to the power of -7 Newton force in each other. और डायरेक्शन के अपोजिट अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी स्पीड को कांस्टेंट नहीं है, और जिस स्पीड से ये इसमें फ्लो होगा उसे ड्रिफ्ट स्पीड का नाम दिया गया है। इसका नाम दिया गया है ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज वीडी। क्लियर? अब देखिए, जैसा मान लो आपके पास एक कंडक्टर वायर है, उसको लिया जा रहा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपके पास निकल गया है, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अगर पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर के अंदर पर्टिकुलर टी टाइम पीरियड में कैपिटल क्यू कूलम चार्ज फ्लो आउट होता है, तो आई क्या फॉर्मेट होगा, क्यू अपॉन टी। बट इन टाइमिंग स्लॉट ऑफ डी टी देर आर द चार्जेस फ्लो ओनली डी क्यू। तो व्हाट इज द करंट, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसके बिहाफ पे आप नेक्स्ट फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो, दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल क्यू का टी के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करने पर जो आउटपुट आएगा वो करंट आएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो फॉर्मेट निकल के आते हैं, इफ क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम देन ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? अगर क्यू की कोई इक्वेशन टाइम के रेफरेंस में दी गई है तो आप उसका टी के रेफरेंस में क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने पर जो आपको करंट इक्वेशन मिलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम होनी चाहिए। ठीक। सेकंड केस में आप कैपिटल क्यू को क्वांटाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एनी से रिप्लेस कीजिए। जब कैपिटल क्यू को एनी से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। क्लियर? यहां से टू लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एन की वैल्यू गिवन होगी। क्लियर? ई की वैल्यू सबको पता है, टाइम आपको दिया होगा, ठीक है, और टी भी गिवन होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट टू द करंट अमाउंट। क्या फाइंड आउट करना रहता है, गिवन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ करंट अमाउंट। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से आपने I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी निकाला है, लेकिन अब इसका सेकंड फॉर्मेट चेकआउट करते हैं, उसमें एन अपॉन टी कैलकुलेट करवाया जाएगा, दैट इज द I अपॉन ई। मीन्स ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास बनेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करवाना है, जैसे 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो आउट हो रहे हैं, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो आउट हो रहा है, तो उसका भी यहाँ पे फॉर्मूला आपको डेराइव करवाया जाएगा। तो इनिशियल फॉर्मेट में बात करें तो ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका 10th लेवल से उठाया गया है, ठीक है। देखिए बेटा, नेक्स्ट when charge flow in conductor wire। अब कंडीशन है, कंडीशन देखते हैं, when charge flow in conductor wire, सपोज यहां पर कोई कंडक्टर वायर दिया गया है, और कैपिटल क्यू कूलम चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है। व्हेन चार्ज फ्लो इन कंडक्टर वायर, तो व्हाट वुड बी द कंडीशंस है, फर्स्ट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कैलकुलेट होगा, एनी बाई टी कैलकुलेट होगा, ठीक है। सेकंड, इस पर्टिकुलर कंडक्टर वायर से रिलेटेड आपको चेकआउट करना है कि इसके इनसाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सेकेंड, आपको चेकआउट करना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण पोटेंशियल लेवल कितना होगा। थर्ड,
थर्ड आपके पास आएगा व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ दिस चार्ज, एंड बिफोर इट इन सबसे पहले आपको चेकआउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज। क्लियर? देखिए, अगर मान लो इस चार्ज पार्टिकल की बात करें दैट हैव मास स्मॉल है। क्लियर? जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बेटा मूव ऑन होता है, तो मूव ऑन होगा तो उसका जो गिवन मास है वो क्या गिवन है, m, और एक्सेलरेटेड फॉर्मेट में या फिर नॉर्मली कांस्टेंट स्पीड में मूव ऑन हो रहा है, तो यहां पर फ्लो होने के लिए, इसको फ्लो आउट करवाने के लिए यहां पे क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा। देखिए, मेरे पास एक कंडक्टर वायर है। क्लियर? ये कंडक्टर वायर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है या फ्री चार्ज रखता है, इसके अंदर फ्री चार्ज के प्रेजेंट है। ठीक है? बट अगर मैंने इस वायर को अपने हाथ में लिया हुआ है तो यहां पे क्या करंट फ्लो हो रहा है? नहीं। पर्टिकुलर कंडक्टर वायर में जो फ्री चार्ज प्रेजेंट है, उस फ्री चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी से उसको क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा, और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो पर्टिकुलर उस फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है फ्लो होने के लिए। तो आपने यहां पे क्या अप्लाई किया? यहां पे आपने प्लस और माइनस को कनेक्ट किया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, मीन्स यहां पे प्लस हुआ, यहां पे माइनस हुआ। ठीक है? अब देखिए, यहां पर कोई चार्ज है तो जो ईएमएफ है बैटरी का, जैसे मान लो 1.5 वोल्ट, ठीक, अब इसका सपोज ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, तो दिस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ईएमएफ इस पर्टिकुलर चार्ज को क्या करेगा? पुश करेगा। कहां की ओर? मूव ऑन करने के लिए। कहां की ओर मूव ऑन करने के लिए? आगे की ओर। ठीक है? अब यहां पे दो केस हैं। जैसे मान लो दिस चार्ज हैव स्मॉल q चार्ज एंड एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, आपको पता है जब इस कंडक्टर वायर के दोनों सिरों पर प्लस और माइनस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो व्हाट इज द फोर्स अमाउंट? F इज इक्वल टू ma, एंड व्हाट इज द फोर्स अमाउंट? QE। क्लियर? यहां से दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ma इज इक्वल टू QE, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? QE अपॉन m। फर्स्ट पार्ट पे यार, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे लिया गया है तो पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में आपको सिंपल QE डिटरमाइन करना है, लेकिन जब आपको डेरिवेशन करवाया जाएगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बेस्ड होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के पार्ट में आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? पुट Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ V 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस से सोल्व आउट कर रहे हैं बेटा, तो F इज इक्वल टू QE होगा, तो MA इज इक्वल टू QE, मीन्स A की वैल्यू लेंगे अपन QE डिवाइडेड बाय M। F इज इक्वल टू MA कैलकुलेट करने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है? तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग चार्ज? क्लियर? तो A की वैल्यू हो जाएगी QE अपॉन M। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में A इज इक्वल टू QE अपॉन M में Q की वैल्यू माइनस ही पुट करनी पड़ेगी, मीन्स नाउ A वुड बी माइनस EE अपॉन M। क्लियर? चलो सेकेंड केस लेते हैं। ये तो आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताया मैंने। सेकेंड केस लेते हैं, व्हाट इज द वोल्टेज या पोटेंशियल लेवल बिटवीन वायर। ठीक है? देखिए, पोटेंशियल V बराबर होता है AD। ठीक, यहां से लेकर यहां तक लेंथ का एक वायर है।
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल, क्या हो जाएगा, ई एल। क्लियर? जो होना चाहिए था V इज इक्वल टू ई डी, तो कैपेसिटर केस में D गैप लेते थे, यहाँ पे अब प्लस से और माइनस का जो डिस्टेंस फॉर्मेट आएगा वो लेंथ ऑफ द वायर के केस में आएगा। इसका मतलब नाउ वी कैन यूज V इज इक्वल टू ई एल। क्लियर? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है, इनसाइड करंट कैरिंग वायर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट किया जा रहा है वो कंप्लीटली इनसाइड करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आपने नाम सुना होगा। क्लियर? अब यहां पे मैं दो केस ले रहा हूं। सपोज ये पर्टिकुलर कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है, ये केवल सिंपल कंडक्टर वायर। जब मैं इसमें बैटरी कनेक्ट करूंगा तो करंट कैरिंग वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को अच्छी तरह जानते होंगे। चलो, यहां पे एक कंडक्टर वायर दिया गया है। इस कंडक्टर वायर में एक सिंपल चार्ज है, चार्ज कैरियर्स है, लेकिन सिंपली वो अभी रेस्ट में। क्लियर? जहां तक आप इस पे ईएमएफ अप्लाई नहीं करेंगे वहां तक ये मूव नहीं होगा। इसका मतलब इसका यू क्या लेंगे आप, जीरो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अभी रेस्ट में। एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यू ई अपॉन एम। क्लियर? तो व्हाट इज द स्पीड, ए इंटू टाइम, ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। क्लियर? अब ये सिंपल एक लॉजिकल फॉर्मूला है दैट इज बिलोंग्स टू द ओनली पॉजिटिव चार्ज एस्पेक्ट। लेकिन आपको जब ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करवाया जाएगा तो क्यू को आपको माइनस से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया पर्टिकुलर स्पीड से इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैरियर, चार्ज पार्टिकल का फ्लो। चलो नेक्स्ट लेते हैं when a current flow in wire, then what is resistance? ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट सिखा रहा हूं भी। मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा रहा हूं। क्लियर? इंट्रोडक्शन मीन्स आपको समझाया जा रहा है कि आपको आगे आगे क्या क्या पढ़ना है। तो सेकंड पार्ट में आपको अब रेजिस्टेंस लेवल सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग होता है स्पीड ब्रेकर ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, इसे आप सिंपल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर ऑफ करंट। जैसे मान लो आपके पास कोई 4 लेन प्रोग्राम वाला रोड है, 6 लेन 4 लेन, तो आप अपनी बाइक को 200 किलोमीटर 180 किलोमीटर की स्पीड से आप उस पर दौड़ा सकते हैं, 150 किलोमीटर से आप उस पर भगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसे रोड पे आपको बाइक चलानी बेटा जहां पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बाइक फ्लो होने वाली है ऑन द रोड, उसमें स्पीड ब्रेकर क्या हो रहा है, उस फ्लोटेशन को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ब्रेक थ्रू कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर ऑफ करंट फ्लो दैट इज डिनोटेड बाय द रेजिस्टेंस। और एक पर्टिकुलर वायर जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर इस वायर का एरिया ए, इसका लेंथ एल और इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रो दिया गया है, तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग रो एल बाई ए क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये किसकी याद दिलाएगा बेटा, ओम अंकल की। तो देखो
ओम अंकल की याद आ गई यहाँ पे। क्लियर? किसकी याद आई अपने को? ओम अंकल की। देखिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका मतलब जब मैं इस पर्टिकुलर वायर को पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इसमें आई करंट फ्लो होगी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। कहां से आया? किसने दिया? ओम अंकल ने दिया। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन आर होगी। क्लियर? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो फॉर्मेट आपको ये सीखना है रो एल अपॉन ए क्या होता है, या फिर यहां से रो बराबर आर ए अपॉन एल क्या होता है, या फिर V इज इक्वल टू आई आर लेंगे तो R बराबर क्या लेंगे? V अपॉन आई निकालना है। क्लियर? तो ये सब चीजें इसलिए इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि आगे जाके आपको ये चीजें सीखनी है। क्लियर? 10th क्लास के अंदर जो इलेक्ट्रिक रिलेटेड चैप्टर आपने पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ा हुआ है, उसको यहां पे मैं ब्रीफ नॉलेज में दे रहा हूं आज। ठीक है, तो ये सब एस्पेक्ट रेशियो में आपको पढ़ाया जाएगा, 1 by 1 टॉपिक डिस्कस होंगे। ठीक है, इसे ओम्स लॉ कहते हैं बेटा। V इज इक्वल टू आई आर। और V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ कैसे आता है? देखिए, ओम्स लॉ को मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लो ये वायर है, दैट्स वायर हैव क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है एंड इट्स लेंथ L। क्लियर? और ये पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ये रखा हुआ है। तो इसके फिजिकल जो सिग्निफिकेंट है वो कांस्टेंट है। इसका एरिया भी कांस्टेंट है, इसकी लेंथ भी कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक, अब यहां पर ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर वायर में जब करंट फ्लो होगी तो इसके दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है कि इन केस ऑफ एनी नो चेंज ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वायर द पोटेंशियल लेवल जनरेट ऑन इन दिस कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन इट। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर। क्लियर? और R क्या हो गया यहाँ पे? एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहां से हो गया V अपॉन आई। देखिए, मैं आपको एक वोल्टेज और इसके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं। ठीक, कोई करंट कैरिंग वायर की बात की जा रही है। जैसे जैसे आप उसमें पोटेंशियल लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें क्या होगा? करंट बढ़ेगी। इसका मतलब अगर ओम्स लॉ से V अपॉन आई का रेशियो देखें या इस फॉर्मेट में V अपॉन आई को डिटरमाइन करें तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा बेटा? V भी बढ़ेगा। अगर V भी बढ़ेगा तो फिर इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए? लीनियर फॉर्मेट में आना चाहिए। क्लियर? अब देखो, R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। सपोज मैं पर्टिकुलर 2 सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो 2 सेक्शन कौन कौन से लिए जा रहे हैं? यहां से लेकर यहां तक। ये दे रहे हैं आपको डेल आई। क्लियर? ये देखो, और ये दे रहे हैं आपको डेल बी। माना कि पर्टिकुलर वोल्टेज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो 5 वोल्ट अगर मैंने अप्लाई किया तो मुझे करंट मिली 1 एम्पियर, और 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किया तो मुझे करंट मिली 2 एम्पियर। क्लियर? तो एक्स एक्सिस पे आपको डेल आई कैलकुलेट करना है और वाई एक्सिस पे आपको डेल बी कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज योर रेजिस्टेंस? डेल बी अपॉन डेल आई। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज यहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज रेशियो आया तो ये वैल्यू V1 को देगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आई तो वो ये करंट किसको देगी? I1 को देगी। यहाँ पे बेटा स्लोप लीजिए थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। क्लियर? एंड एज वेल एज बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अगर ये वैल्यू कहीं ना कहीं V2 को डिनोट करता है और ये वैल्यू कहीं ना कहीं I2 को डिनोट करता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? नाउ V2 अपॉन I2। क्लियर? तो रेजिस्टेंस लेवलिंग इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, क्योंकि R की वैल्यू क्या आएगी? V1 अपॉन I1।
और R की वैल्यू भी क्या आएगी, V2 अपॉन I2। तो आपको इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या देखने को मिला, R इज रिलेटेड टू द tan थीटा। इसका मतलब R की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज एंड करंट ग्राफ में जो स्लोप होता है उस स्लोप के थ्रू आपको रेजिस्टेंस डिनोट करना है। क्या डिनोट करना है, रेजिस्टेंस। क्लियर, क्योंकि आपको मैंने बेसिक दिखाया है ऑलरेडी, बेसिक ओम्स लॉ का बेसिक है बेटा, बेसिक कैच करो। देखो ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ओम अंकल यही बोलते हैं यहाँ पे कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस, physical characteristic of the current carrying wire, it will be constant then amount of voltage and potential is directly proportional to the amount of current flow। clear, तो V is equal to IR, R is equal to V upon I। जैसा मान लो मैंने ये डायग्राम दिया, यहाँ पे मुझे मिला ये दैट इज द अमाउंट ऑफ V1, तो डेल V यहाँ पे किसको रिप्लेस कर रहा था, V2 माइनस V1 को, और डेल I यहाँ पे किसको रिप्लेस कर रहा था, I2 माइनस I1 को। तो it will be taking the amount of resistance of the wire, R is equal to V1 upon I1 and R is equal to V2 upon I2। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए कि अगर 4 लेन 6 लेन प्रोग्राम का कोई रोड बना हुआ है तो रोड तो सेम है ना, जिस पर्टिकुलर बाइक या जिस पर्टिकुलर व्हीकल का इंजन कैपेसिटी ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली स्पीड क्या लेगा, ज्यादा लेगा। रोड सेम है ना, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, जब वायर सेम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए पूरा का पूरा स्लोप आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन थीटा एंड थीटा टेकिंग tan थीटा टेकिंग V अपॉन I एंड इट विल बी टेकिंग R। क्लियर, तो कंडक्टर वायर सेम होने के केस में बात कर रहे हैं अपन, यहां पर थीटा लेके tan थीटा के पास जाएंगे और tan थीटा आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे V अपॉन I के ग्राफ का स्लोप दे रहा है, और tan थीटा किसको डिनोट कर रहा है, R को। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे समझने की कोशिश करना कि रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ कर्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, एक क्वेश्चन के रूप में सिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये I हो गया और ये हो गया R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया बेटा V। यहाँ पे दिया हुआ है θ1, यहाँ पे दिया हुआ है θ2। कैन आई चेक समवेयर ऑप्शन, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज लेस देन R2 एंड R1 इज इक्वल टू R2। क्लियर, आपको चेकआउट करना है R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा या R1 लेस देन R2 होगा या R1 इज इक्वल टू R2 होगा। तो यहाँ पे V और I एक कर्वेचर ग्राफ दिया हुआ है। चलो बेटा लेते हैं, θ1 इज लेस देन θ2। क्लियर, θ1 की वैल्यू θ2 से कम है। अब यहाँ पे आपको इसमें ऐसे रेस्पेक्ट नहीं खींचना है कि सर इसको यहां से मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, नहीं, नथिंग। आपको केवल एंगल पे जाना है। आपको पता है थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी क्या होगा, उसी रेस्पेक्ट में बढ़ता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू में 0 लूंगा तो tan 0 देगा, थीटा की वैल्यू में 45 दूंगा तो tan 1 देगा, थीटा की वैल्यू में 90 दूंगा तो क्या इनफाइनाइट देगा। इसका मतलब 0 से 90 अगर एंगल ले जाया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ tan थीटा क्या मिलेगी, 0 टू इनफाइनाइट मिलेगी। तो थीटा और tan थीटा एक साथ लगते हैं। क्लियर, अब tan थीटा किसको देगा, रेजिस्टेंस को देगा, R1 फिनिश। चलो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। अब बेटा लेते हैं रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है। चलो यहाँ पे एक टॉपिक उठाया जा रहा है, रेजिस्टेंस। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, डोंट पैनिक, आपने सब पढ़ा हुआ है। और मैं कल का जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा उसमें सीक्वेंस से चलेंगे, विद नोट्स चलेंगे। आज मैं केवल इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूं आपको, आज कोई नोट्स नहीं भेजूंगा, ठीक है ना। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस को जो डिनोट किया जाता है वो इस टाइप से किया जाता है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक आपको सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होगा। देखिए बेटा, फास्ट सोचिए,
दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पे जो आर होगा, इस आर को कांस्टेंट कहेंगे, मींस आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर इसका मैं रेजिस्टेंस बोलता हूं 2 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा? 2 ओम, कांस्टेंट है। बट इसका जो आर डैश होगा ये वेरिएबल है, मींस सर्किट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। इट मींस देयर आर टू फंक्शन। अगर ऊपर वाला प्रोग्राम आपको गिवन है तो ऊपर वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे कि आर यहाँ पे कांस्टेंट है, और नीचे वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू वेरिएबल है। क्लियर? वो फ्लक्चुएट होगी वी और आई के रेस्पेक्ट में, या फिर जो भी सर्किटरी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है। क्लियर? अब इनको देखना है सीरीज और पैरेलल कैसे कनेक्ट होता है, तो वही मंदिर वाला कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें सीखने को मिलेगी आपको ना। देखिए बेटा, ये हो गया ए, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया B पॉइंट। ये हो गया ए, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया R1, ये हो गया R2 एंड ये हो गया R3। ठीक है? अब देखिए मैं सिखाता हूं। इसके 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट और इसके 2 पॉइंट। ईच रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल। Each resistance will be connected to 2 terminal. Okay? R1 के 2 टर्मिनल है, क्लियर? तो इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो R2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो R3 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है। क्लियर? और कहीं न कहीं एंड सो ऑन कंडीशन, या फिर कहीं न कहीं ये बैटरी से कनेक्ट होंगे, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। ये देखो बैटरी से कनेक्ट हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे R1, R2, R3 के all first terminal connected with the positive terminal and all the second terminal connected with the negative terminal। तो ये सीरीज में कनेक्ट होगा और ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। क्लियर? देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेसिप्रोकल में आएगा। क्लियर? देखिए, जो चीज यहां पे लागू हो रही है सीरीज में वो कैपेसिटेंस के लिए किस में लागू होती थी? पैरेलल वाले केस में। जो चीज यहाँ पैरेलल में लागू हो रही है वो सीरीज में कहां लागू होती थी? कैपेसिटेंस वाले केस में। तो जस्ट बोथ आर जस्ट अपोजिट केस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करता हूं कि वेरिएशन की लेवल बात करते हैं बेटा। देखिए ये सेल है, क्लियर? ये सेल ऐसे होता है माइनस और प्लस, और इसका जो वोल्टेज होगा वो 1.5 वोल्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 चीजें सिखाई जाएगी आपको, एक तो होता है ईएमएफ और एक होता है बेटा वोल्टेज। देखिए, अब मैं बात करता हूं कि आप मार्केट गए, ठीक? लीजिए बेटा, मैंने किसी एक स्टूडेंट को पैसे दिए और मार्केट भेजा, जाइए बेटा एक सेल उठा के लाइए। ये सेल उठा के लाया, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, माइनस 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। सेल मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में सेल है, मैंने उस पर रीड आउट किया 1.5 वोल्ट। क्या मैंने उस सेल को कहीं कनेक्ट किया? नहीं, मैंने उस सेल को कनेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब ओपन सर्किट। क्लियर? ओपन सर्किट में वो क्या दे रहा है? ईएमएफ दे रहा है 1.5 वोल्ट। क्लियर? नाउ इट इज कनेक्टेड इन दिस सर्किट। ये रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है। क्लियर? V इज इक्वल टू क्या होगा? IR होगा, इसमें I करंट फ्लो होगी। तो पोटेंशियल लेवल, वोल्टेज जो पोटेंशियल होगा वो यहां पे होगा, V इज इक्वल टू IR। तो जब इसे क्लोज सर्किट में कनेक्ट किया है तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। जब सेल क्लोज सर्किट में कनेक्ट है तो ईएमएफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोटेंशियल लेवल या फिर वोल्टेज लेवल। ठीक है, V इज इक्वल टू IR बोलेंगे। ओके, अब मैं सेल का सीरीज कॉन्सेप्ट और पैरेलल कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए,
plus minus and plus minus 1.5 1.5 clear. There are number of 3 cells all be connected in the series. So what is the total EMF? बैटरी. अब ये क्या होगी? बैटरी होगी. और ये क्या था? सेल था. देखिए, एक सेल मेरे हाथ में है तो ये मेरा जो यहां पे एक सेल है वो सेल कहलाएगा. ठीक है. लेकिन मोर देन 2 सेल या 2 सेल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बैटरी होगा. तो बैटरी की परिभाषा ये होती है, डेफिनेशन ये होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 2 और मोर देन 2 सेल, दैट इज कॉल्ड एज बैटरी. अब सीरीज में है तो सीरीज में 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 मतलब 4.5 वोल्ट. क्लियर. तो सीरीज के केस में ईएमएफ क्या होता है बेटा? क्लियर. देखिए, नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल कंडीशन. अब पैरेलल कंडीशन ऑफ सेल क्या होगी? देखिए, ये मैंने 2 सेल लिए, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस. ये 1.5 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट. ठीक है. मैंने यहाँ पे 2 सेल लिए, दोनों का जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया है. तो आपको पता है कोई भी पैरेलल ब्रांच होती है, उस पैरेलल ब्रांच के अंदर दोनों ब्रांच का पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है. इसका मतलब जो फाइनल ईएमएफ होगा वो ओनली 1.5 वोल्ट होगा. तो पैरेलल केस में चाहे आप एक सेल के साथ दूसरा लगाइए, 10 सेल लगाइए, 15 सेल लगाइए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है. मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जो सेल आपने दिया है उसका टोटल जो ईएमएफ मिलेगा वो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. देखिए बेटा, जैसे मान लो ये कोई सेल है, क्लियर. ये प्लस एंड माइनस, ये सेल यहां पे गिरा. ठीक है. इट विल बी कनेक्टेड इन द अबव सर्किट. ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया. करंट यहां से फ्लो होगी, करंट यहां जाएगी, करंट यहां से निकलेगी. और आई की वैल्यू क्या होती है? Q बाई T. सर्किट इंपॉर्टेंट होता है किस केस में? जब जितनी करंट बैटरी से निकली है उतनी करंट उसमें क्या हो? रिवर्स हो. लेकिन यहां पे जो इंटरनल कार्बन पेस्ट वगैरह भरा हुआ है या फिर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, या कार्बन पेस्ट भरा हुआ है, तो उस केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा. क्या मिलेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे स्मॉल r से डिनोट किया जाता है. जब किसी पर्टिकुलर सेल से करंट फ्लो होकर एंटर करता है तो उस सेल के अंदर भी करंट फ्लो को रोकने के लिए रेजिस्टेंस होता है. जो बैरियर जनरेट होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर बहुत सारे सर्किट्स आएंगे. देखो बेटा, अब ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो लगभग 40 मिनट्स का हो चुका है, तो इसको कंट्रोल करते हैं आज. देखिए, अगर मान लो सिंपलेस्ट टाइप सर्किट है तो सीरीज एंड पैरेलल लगेगा, नॉर्मली उसको सॉल्व आउट करेंगे. लेकिन अगर मान लो सर्किटरी कॉम्प्लेक्स सर्किट में चला गया जहां पे R1/R2 का रेशियो R2/R2 के रेशियो से इक्वल नहीं होगा, वीडस्टोन ब्रिज वगैरह मैंने कैपेसिटर में आपको सिखाया था, वापस आएगा. तो इस लेक्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है किरचॉफ. क्लियर. तो किरचॉफ लॉज अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व आउट करना है. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेंस से रिलेटेड है और लेंथी चैप्टर है. क्लियर. तो इसको तरीके से आपको डील आउट करना है, डेली टू डेली अपडेट लेनी है नोट्स की, डेली टू डेली सॉल्यूशन लेना है. क्लियर. और ये मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ दिया है ताकि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है.